एपिसोड 15 पर्सनल लिमिट्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इवान के लिए यह बहुत ज्यादा था। उसके हाथ में कलम इतनी बेतहाशा घूम रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अब किसी भी क्षण उड़ने वाली है। उन्होंने कहा, बेला, क्या तुम 1 मिनट के लिए रुक सकती हो? मेरे पास एक और कॉल आ रही है। जैसा कि उसने कहा, वह मुड़ा और लैंडलाइन का उपयोग अपने निजी सैन्य नंबर पर अध्यांश को कॉल करने के लिए किया। बोलो क्या है? दूसरे छोर से अध्यांश की आवाज सुनाई दी। इवान के चेहरे पर एक भारी मुस्कुराहट बिखर गई। बॉस, क्या आप अभी बात कर सकते हैं? ये बेला के बारे में है। ओह, होल्ड ऑन। अध्यांश ने आदमियों से भरे कमरे को देखा। वे सभी उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनमें से सबसे नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल था। उसने उनसे कहा, मुझे ये कॉल लेनी होगी, मेरे बिना आगे बढ़ें। सभी फील्ड अधिकारी गंभीरता से बैठे थे। वे एक महत्वपूर्ण सैन्य सम्मेलन के बीच में थे। अध्यांश के शब्दों को सुनकर वे सन्नाटे में बैठ गए। ये फोन कॉल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, केवल इसे लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक को बंद करना पड़ा। क्या विशेष अभियान बल देश के बाहर संकट में पड़ गए थे, या क्या उन्होंने सबसे मायावी जासूसों को पकड़ लिया था? वही गुप्त एजेंट जिसे वे जानते थे कि अमेरिका CIA ने उनके देश में रखा था। कमरे में हर कोई सक्रिय रूप से खुफिया जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। यह उनके कार्य विवरण का हिस्सा था, इसलिए उनकी कल्पना शक्ति बहुत सक्रिय थी। अध्यांश जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज थी। अभी बेला के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था और अगले दरवाजे की छोटे से कार्यालय की एक सीट में बैठ गया। उसने पर्दे खोले, बाहर देखा और कहा, आगे बढ़ो। इवान थोड़ा हैरान हुई। क्या आप किसी चीज के बीच में थे? अगर अध्यांश किसी महत्वपूर्ण काम के बीच में था, तो इवान को लगा कि हो सकता है कि उसने उसे बुलाने में थोड़ी जल्दबाजी की हो। बीच बीच में मजाक करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। इवान अभी असहज महसूस कर रही थी। इट्स नथिंग, आगे बोलो। आपने बेला के बारे में कुछ कहा? अध्यांश ने कहा। उन्होंने इंटरनल लाइन पर अभय को फोन किया और उनसे कहा कि वह अपना निजी नागरिक उपयोग वाला फोन उनके पास लेकर आए। जब इसे उसके पास लाया गया तो उसे पता चला कि उसने बेला की कई कॉल मिस कर दी थी। इवान ने जल्दी से कहा, ओह, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बेला ने मुझे ये कहने के लिए फोन किया कि वह आपसे अभी नहीं मिल सकती, इसलिए उसने मुझसे कहा कि इसके बजाय मैं आपसे पूछूं। उसका क्लास प्रतिनिधि उसे डेट करना चाहता है और वह जानना चाहती है कि क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है। जब अध्यांश को एहसास हुआ कि इवान ने उसे इतनी मूर्खतापूर्ण और तुच्छ बात पर बुलाया था, तो उसने गुस्से में अपना निजी फोन मेज पर पटक दिया। मैंने तुमसे कहा था कि केवल तभी कॉल करें जब यह महत्वपूर्ण हो, तो तुम मुझे इस बकवास के बारे में क्यों बुला रहे हो? नाराज मत हो। इवान की आवाज ऊंची और घबराई हुई थी। जब तुम फ्री हो तो तुम बेला को फोन क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है कि वह तुम्हारी बात सुनती है ना? आपको बस नाक भान सिकोड़ना है और वह उस बेचारे आदमी को छोड़ देगी। वह कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। अध्यांश सुन नहीं रहा था। मुझे अभी भी एक बैठक में भाग लेना है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने कॉल समाप्त की, अपनी सीट से उठे और बैठक जारी रखने के लिए सम्मेलन कक्ष में लौट आए। दूसरी तरफ इवान ने बेला के साथ अपनी कॉल पर वापस स्विच किया और पाया कि वह पूरे समय लाइन पर इंतजार कर रही थी। उसे इंतजार कराने के लिए उसे बुरा लगा, इसलिए उसने उसे सफेद झूठ बोलकर सांत्वना देने का फैसला किया। बेला, अध्यांश एक बैठक में है, मैं अभी उस तक पहुंच नहीं सकता। मैंने ऑपरेटर से उसके लिए एक संदेश छोड़ने के लिए कहा, ताकि मीटिंग खत्म होने पर वह आपको कॉल कर सके। बेला ने विंडशील्ड से बाहर देखा। रेयांश ने पहले ही कार रोक दी थी। वे सी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ भवन में थे। वेदांश राठौर यहाँ रहता था। उसने जल्दी से इवान से कहा, अंकल रॉय हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं। ये ठीक है, उसे परेशान मत करो। मैं उससे बाद में बात करूंगा, जब उसके पास समय होगा। आप भी ध्यान रखें, इवान भाई। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया और रेयांश की ओर देखने लगी, जो उसे चुपचाप देख रहा था। उसने बेबसी के इशारे में अपने हाथ फैलाए और कहा, क्लास प्रतिनिधि, आपने सब कुछ सुन लिया। यह मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार वास्तव में बहुत व्यस्त है। बेला ने कई फोन कॉल किए थे, जो लग रहा था उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने अभिभावक से बात नहीं कर पाई थी। इसने रेयांश को अपने माता पिता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वे भी व्यस्त और महत्वपूर्ण लोग थे, लेकिन वे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, उन्होंने हमेशा उसका फोन जल्द से जल्द लेने का ध्यान रखा। वे उसे ऐसे ही लटके हुए कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने माना कि शायद रक्त संबंधियों और दत्तक परिवारों के बीच यही अंतर था। रेयांश ने बेला को सहानुभूति और दया के साथ देखा। उसका इरादा उसके लिए चीजों को कठिन बनाना नहीं था। उसने सामान्य से भी अधिक कोमल स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके परिवार की स्वीकृति के लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। समझने के लिए धन्यवाद क्लास प्रतिनिधि। बेला ये देखकर आभारी थी कि रेयांश कितनी समझदार और विचारशील थी। अब वह उससे और भी अधिक प्रभावित हो गई थी।
वे दोनों कार से बाहर निकले। रेयांश ने बेला को विशेषज्ञ भवन तक पहुंचाया और रास्ते में उसे वेदांश राठौड़ के बारे में जानकारी दी। वह यंग हो सकता है, लेकिन वह पहले से ही अमेरिका की सबसे बड़ी लॉ फर्म की शेयर होल्डर है। उन्होंने येल लॉ स्कूल से कानून में PhD की है और हार्वर्ड लॉ स्कूल में स्थायी प्रोफेसर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने वास्तव में अहंकारी होने का अधिकार अर्जित कर लिया है, लेकिन साथ ही वह एक बहुत ही विशिष्ट अमेरिकी की तरह है। वह केवल तथ्यों में रुचि रखता है। वह भेदभाव नहीं करता या द्वेष नहीं रखता। जब तक आप सही हैं और उसे समझाने के लिए शब्द ढूंढ सकते हैं, वह सुनेगा। रेयांश ने जो कुछ भी कहा, बेला ने ध्यान दिया, समय समय पर सिर हिलाते हुए ये दिखाने के लिए कि वह ध्यान से सुन रही थी। जैसा कि रेयांश ने कहा, वह बेला को विशेषज्ञ भवन में लिफ्ट तक ले गया। उसने एक कार्ड निकाला और लिफ्ट पर चढ़ा और सीधे 18वीं मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट लगातार ऊपर उठी। बेला ने रेयांश को देखा और कहा, क्लास प्रतिनिधि, आपके पास एक्सेस कार्ड क्यों है? विशेषज्ञ भवन में लिफ्ट का उपयोग केवल एक्सेस कार्ड वाले लोग ही कर सकते थे और केवल कार्ड धारक की मंजिल पर ही रुकते थे। किसी अन्य मंजिल पर जाने के लिए विश्वविद्यालय में विभाग से अनुमोदन लेना आवश्यक है और फिर आपको एस्कॉर्ट करने के लिए विशेषज्ञ भवन में सेवा कर्मचारियों में से एक को बुलाना आवश्यक है। यहाँ सुरक्षा कड़ी थी। बेला की मूल योजना पहली मंजिल से वेदांश के घर पर कॉल करने की थी, या शायद उसके आसपास रुककर ये देखने की थी कि जब वह नीचे आएगा या सामने के दरवाजे से प्रवेश करेगा तो क्या वह उसे पकड़कर बात कर सकती है। रेयांश ने अपनी जेब में हाथ डाला और लिफ्ट के डिस्प्ले पर फर्श की संख्या लगातार बढ़ती देखी। वह मुस्कुराया और कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी प्रेमिका बनो। स्वाभाविक रूप से मुझे आपको ये दिखाना होगा कि मेरा मतलब क्या है। इस स्थान के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। बेला का चेहरा लाल था, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए लिफ्ट 18वीं मंजिल पर पहुंच गई थी। दरवाजा खुला और वह बाहर चली गई। राहत मिली कि उसे कोई जवाब नहीं देना था। रेयांश ने उसका पीछा किया, बाईं ओर दालान के अंतिम कमरे की ओर इशारा किया और कहा, प्रोफेसर वेदांश राठौड़ वहां रहते हैं। आप उसे यहाँ से कॉल कर सकते हैं। विशेषज्ञ भवन के प्रत्येक मंजिला पर एक पेफोन था। एक बार फिर रेयांश ने उसकी मदद की नंबर डायल करने में। बेला ने घबराकर रिसीवर स्वीकार कर लिया। 2 बार घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। Who is this? जिस व्यक्ति ने फोन का उत्तर दिया उसकी आवाज साफ और तेज थी, लेकिन उसमें थकावट का संकेत भी था। ऐसा लग रहा था कि वह इन वर्षों की अवधि में मैच्योर हो गया है। बेला का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने झट से पूछा, क्या ये प्रोफेसर वेदांश राठौड़ है? मेरा नाम बेला है। जैसे ही उसने ये कहा, फोन एकदम साइलेंट हो गया। यहाँ तक कि उथली सांसों की आवाज भी गायब हो गई थी। अचानक हुई खामोशी से हैरान बेला ने कुछ देर इंतजार किया। कॉल अभी भी जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। क्या ये प्रोफेसर वेदांश राठौड़ है? मेरा नाम बेला है। मैंने आपके स्नातक छात्र के रूप में एक स्थान के लिए आवेदन किया था, लेकिन मैं वास्तव में बीमार पड़ गया था। ये सब बहुत अचानक हुआ और मैं इंटरव्यू से चूक गया। मैं बस पूछना चाहता था। क्लैक। दूसरे छोर पर जो भी था वह वास्तव में उसके फोन काट दिया था। बेला ने हैरान और अनिश्चित होकर फोन की ओर देखा। उसने रिसीवर को थपथपाया, कुछ हेलो कहा, फिर रेयांश की ओर देखा और कहा, क्या प्रोफेसर राठौर अकेले रहते हैं? हाँ, उनके पास एक शिक्षण सहायक, एक महिला है, लेकिन वे एक साथ नहीं रहते हैं। रेयांश ने बेला की मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था और इसमें वेदांश पर व्यापक रिसर्च शामिल था। वो सार्थक से भी अधिक वेदांश के बारे में जानता था। ठीक है, इसका मतलब प्रोफेसर ने मेरा फोन काट दिया। बेला ने अपने होंठ काट लिए। वो हार नहीं मान रही थी। मैं उसे फिर से फोन कर रहा हूँ। उसने फोन काट दिया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। रेयांश ने गलियारे के अंत में कमरे को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। क्या यह अच्छा समय नहीं था? शायद उसके पास कोई मेहमान आया हो। बेला ने भौहें चढ़ा दी। मुझे यकीन नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मेरी बात पूरी होने से पहले ही फोन रख दिया। इस बीच वेदांश अपने कमरे में फ्रेंच खिड़कियों के सामने सिंगल सीटर सोफे पर बैठा था। उन्होंने एक आवेदन पत्र पकड़ा और कुछ मिनटों तक एक 1x1 तस्वीर को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिक्षण सहायक गीत को बुलाया, जो अगले रूम पर रहते थे। गीत, 1 सेकंड के लिए आओ। अगले रूम पर गीत ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। बाहर आने से पहले उसने अपने बालों को शीशे में लहराया और हील्स पहन लिया। जैसे ही वह बाहर निकली तो उसने गलियारे के दूसरे छोर पर एक युवक और एक युवती को देखा। उन्होंने एक आकर्षक जोड़ा बनाया। पुरुष पतला और सुंदर था, जबकि महिला नाजुक और सुंदर थी। वेदांश के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले उसने उन पर नजर डाली। अंदर आएं। बेला लगातार वेदांश को फोन करने में लगी रही। वेदांश ने तुरंत फोन का उत्तर नहीं दिया, लेकिन स्पीकर फोन बटन दबाने से पहले उसे पूरे 15 मिनट तक लगातार बजने दिया। गीत चुपचाप उसके पीछे खड़ी रही। बेला की मधुर आवाज से कमरा गूंज उठा। क्या मैं प्रोफेसर वेदांश राठौड़ से बात कर रहा हूँ?
मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। यदि आप जानते थे कि आप मुझे परेशान कर रहे थे और फिर भी कॉल करना जारी रखा, तो इसका मतलब है कि यह जानबूझकर किया गया था, जो और भी बुरा है। वेदांश की आवाज कठोर थी। बेला को इस हद तक चौंका दिया कि वह लगभग भूल ही गई कि वह क्या कहना चाहती थी। वह जल्दी से ठीक हो गई और जल्दी से बोली, लेकिन आपने इतने समय तक जवाब नहीं दिया और मुझे नहीं बताया कि क्या आप प्रोफेसर वेदांश राठौड़ हैं। मैं कैसे जानबूझकर कर रहा था? मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने केवल पुष्टि करने का प्रयास किया। ओह, तो आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती है? वेदांश की चौड़ी भौं इस तरह उठी जैसे कि वह नाराज हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कोई झुंझलाहट नहीं थी। बल्कि वह थोड़ी देर मुस्कुराया और फिर उसकी बादामी आंखों में चमक के साथ मुस्कान फीकी पड़ गई। बेशक मैं यह नहीं कह सकता कि यह आपकी गलती है। बेला ने चुपचाप आह भरी। जब तक उसने फोन नहीं काटा, यह एक स्थायी रूप से अर्जित जीत थी। उसने रेयांश को अंगूठा दिखाया। जब वह प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ती रही तो उसका चेहरा चमक रहा था। मैं केवल ये कह सकता हूं कि यह एक कम्युनिकेशन मुद्दा था, इसलिए हमें कम्युनिकेशन के और अधिक तैयारी की आवश्यकता है। प्रोफेसर वेदांश, क्या आप कृपया मुझे एक और मौका दे सकते हैं? पिछली 2 बार मैं इंटरव्यू से चूक गया। मैं वास्तव में। बेला को इंटरव्यू में 2 बार न आने का जिक्र सुनकर वेदांश का चेहरा एक बार फिर उदास हो गया। उसे देरी से नफरत थी, और न केवल बेला अनुपस्थित थी, बल्कि उसने ऐसा 2 बार किया। ये तो हद हो गई। वेदांश सोफे पर बैठा था और उसका एक हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था और दूसरा हाथ आर्मरेस्ट पर था। उन्होंने अधीरता से कहा, लेट इज लेट, मिस्ड इज मिस्ड। कारण चाहे जो भी हो, तथ्य तो यही है कि यह आपकी समस्या है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है और मैं इसे सुनना नहीं चाहता। वेदांश के बर्फीले इनकार ने बेला को नाराज कर दिया। उसकी उंगलियां फोन के तार पर चिपकी हुई थीं और उसकी आवाज सामान्य से अधिक तेज थी। प्रोफेसर वेदांश राठौड़, क्या वह आप हैं? हाँ, यदि आप प्रोफेसर वेदांश हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि आप मेरा स्पष्टीकरण नहीं सुनेंगे? क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत सीमा है। आपकी हरकतें मेरी व्यक्तिगत सीमा को पार कर गई हैं। वेदांश ने अपनी बात को गलत नहीं ठहराया। उसकी आंखें कठोर थीं और उसका स्वर कठोर था। उसके पीछे खड़े होकर गीत मुस्कुराई। वह प्रोफेसर वेदांश के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते थे। यहाँ तक कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ में अमीर और शक्तिशाली लोगों के कई अनुरोधों के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी की बात नहीं मानी। ये बेला बहुत गीत थी। गीत ने केवल थोड़ी दया की भावना के साथ अपना सिर हिलाया। हालांकि कौन जान सकता था कि पंक्ति के दूसरे छोर पर बेला, गीत ने जो सोचा था उससे भी अधिक साहसी होगी, क्योंकि उसने सीधे तौर पर वेदांश की सीमाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया था। प्रोफेसर, मैं आपकी सीमाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का उस पेशेवर नैतिकता से कोई मतलब है जिसका पालन करना आपके लिए आवश्यक है? ओह, वेदांश ने सोचा, कितना स्मार्ट मुंह है। वह उत्तेजित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी रुचि बढ़ गई। मेरी व्यक्तिगत सीमाओं का निश्चित रूप से मेरी व्यावसायिक नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। यदि आप कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बी यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर के रूप में क्या आपको बी यूनिवर्सिटी के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करना चाहिए? वेदांश अदालत में एक शानदार वकील था, तो बेला जैसा नया नौसिखिया उस पर इतनी सहजता से कैसे काबू पा सकती थी? हालांकि इसने वेदांश को बेला को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मजबूर नहीं किया और इसलिए चुपचाप सुनता रहा। बेला आगे बढ़ी। मैंने नियमों के अनुसार बी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के स्नातकोत्तर छात्र के रूप में आवेदन किया था। हालांकि मैं 2 बार देर से आया था, लेकिन बी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइंस में कहा गया है कि यदि परीक्षार्थी अप्रत्याशित घटना के कारण देर से आता है, तो इसे परीक्षार्थी की गलती नहीं माना जाता है। स्कूल परीक्षार्थी को अंतिम इंटरव्यू के लिए एक और अवसर देगा। मैं अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया था और यह अप्रत्याशित घटना है। मैं बस एक मानव हूँ। मेरे लिए हर तरह की बीमारी या संक्रमण से प्रतिरक्षित रहना संभव नहीं है ना? मेरे पास देश के बेहतरीन अस्पताल के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक से मेडिकल प्रमाण पत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मामला कहाँ प्रस्तुत किया गया है। मैं अनुचित नहीं हूँ। बेला ने अपनी बात पूरी की और वेदांश के उत्तर का इंतजार किया। वेदांश के होठों के कोने पर मुस्कुराहट की झुर्रियां उभर आईं, लेकिन उसका स्वर सूखा रहा। तो क्या हुआ? आपने मेरी इंटरव्यू की टाइम की सीमा पार कर ली है, इसलिए मैं आपको दूसरा मौका नहीं देना चाहता। यही मेरे पिछले प्रश्न का मुद्दा था। प्रोफेसर वेदांश, क्या मैं फिर से पूछ सकता हूं कि क्या आपकी व्यक्तिगत सीमाएं आपकी व्यावसायिक नैतिकता के विपरीत हैं? बी यूनिवर्सिटी के कानून प्रोफेसर के रूप में आपकी पेशेवर नैतिकता बी यूनिवर्सिटी और बी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के नियमों और विनियमों का पालन करना है। बी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों के कारण 2 बार अनुपस्थित रहने पर साक्षात्कार के लिए योग्य ठहराया जाएगा।
ये दर्शाता है कि आप सिद्धांतों के माप के रूप में विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के बजाय अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का उपयोग कर रहे हैं। कानून के पेशे में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में कानून के प्रति आपकी उपेक्षा और अपने कर्तव्यों में हस्तक्षेप करने के लिए अपने व्यक्तिगत आदर्शों का उपयोग करने का मतलब है कि आप में पेशेवर नैतिकता की कमी है। बेला को यकीन था कि वेदांश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, और यहाँ तक कि उसे उसकी पेशेवर नैतिकता पर भी संदेह था। इस लड़की ने कर दिखाया। गीत ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया और एक भी वाक्य नहीं बोल सकी। वेदांश ने अपना सिर हिलाया और अपनी आरामदायक मुद्रा बनाए रखी। उसका सिर उसकी बाहों पर टिका हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और उसे संबोधित किया। बेला, मेरे कई बार अस्वीकार करने के बावजूद तुमने लगातार अवसर ढूंढे। एक कानून के छात्र के लिए दृढ़ता की यह भावना दुर्लभ और सराहनीय है। आपने अथॉरिटी के खंडन के सामने समर्पण नहीं किया, लेकिन अथॉरिटी पर सवाल उठाने और कानून की भावना का सम्मान करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। कभी समझौता न करने का आपका संकल्प कानून के छात्रों के लिए दुर्लभ है। खैर बेला, तुमने मुझे अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट के रूप में निराश नहीं किया। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। बेला इतनी खुश थी कि वह खुद को ऊपर नीचे कूदने से रोक नहीं पाई। ऐसा करते समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास अभी भी फोन है, और वह रियांश की ओर देखकर मुस्कुराई। क्लास प्रतिनिधि, आपने सुना है, मुझे एक और इंटरव्यू का मौका मिला।